जो लोग सक्सेस देखते हैं लेकिन लोग को फेलियर का पता नहीं रहता है। जैसे हम लोग आइसबर्ग देखते हैं तो वाटर सरफेस, ओशन के सरफेस के ऊपर आइसबर्ग बहुत ऊंचा दिखता है, लेकिन हकीकत में आइसबर्ग नीचे उससे तिगुना डेप्थ में रहता है। डीएमआरसी जी दिया, वो सिलेक्शन नहीं हुआ। बीआरसी दिया 2018 में, वो सिलेक्शन नहीं हुआ। कोचिन शिपयार्ड दिया, वो नहीं हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी दिया, वो नहीं हुआ। फिर गेट 2019 आया, उसमें 1358 रैंक आई, उसमें भी कोई कॉल नहीं आया। फिर एसजेवीएन दिया, एसजेवीएन के रिटर्न क्वालिफाई हुए पर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। सौरभ कुमार पांडे सर को जानते ही होंगे, अगर आपने उनको सुना हो तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि एक बार जो आपने प्लान डिसाइड कर लिया ना कि यार इस रास्ते पे बढ़ना है, तो पीछे के जो सारे पुल है ना वो जला डालो। वापस बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि भैया वापस जाना है, वापस पीछे मुड़ के देखना है। अब इस जगह निकल चुके हो तो बस इसी जगह चलना है। हेलो एवरीवन, देखिए आज हमारे साथ में मधुबनी बिहार के रहने वाले निमेश चंद्रा मौजूद है। निमेश की इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2020 में ऑल इंडिया रैंक 14 आई है। गेट 2020 में इनकी रैंक 167 आई है। इसके अलावा इन्होंने कुछ पीएसयूज लाइक आईओसीएल, एनटीपीसी ऑलरेडी निकाल रखा है। और उसके अलावा जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के लाइक आईआईसी बेंगलोर, नीति मुंबई, इनमें भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। और एट प्रेजेंट इन्होंने इसरो और डीआरडीओ का रिटर्न भी निकाल रखा है, उसकी इंटरव्यू की डेट अभी आना बाकी है, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि इंटरव्यू भी निकाल लेंगे। तो निमेश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की। थैंक यू वेरी मच। और देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम निमेश की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हासिल करने में जो इन्होंने फेलियर्स झेले हैं, जो हार्ड वर्क किया है, जो प्लानिंग इन्होंने फॉलो की, जो स्ट्रेटेजीज इन्होंने फॉलो की, वही सब हम इनसे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, एंड में आपके लिए कुछ सरप्राइज है तो वो मैं एंड में बताऊंगा। निमेश, सबसे पहले तो आप अगर थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड और कॉलेज के बारे में अगर बता पाए। मेरे घर में पापा, मम्मी और मैं 3 भाई हूँ। पापा इनकम टैक्स में टैक्स कंसल्टेंट है, एडवोकेट है। मम्मी हाउसवाइफ है। भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और छोटा भाई अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज में अभी कर रहा है। और मैंने अपना बीटेक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है इन 2018। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया और अब मुझे सिलेक्शन ओके मिल गई। ओके। निमेश, अगली बात ये दिमाग में आती है कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, स्टार्ट कैसे हुई, कि आपने कब सोचा कि यार मुझे गेट और इंजीनियरिंग सर्विस जो है इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, जबकि आपका कॉलेज जो है वो टॉप एनआईटीज की रैंकिंग में आता है, वहीं से आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता था, बट आपने ये लाइन क्यों चूज की, कब से स्टार्टिंग की इसकी? हाँ, एक्चुअली फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो मुझे कुछ पता उतना कुछ खास था नहीं। जैसे चल रहा था, डिपेंडेंट था कॉलेज के प्लेसमेंट पे। लेकिन थर्ड ईयर के बाद कुछ ऐसा लगा जो मुझे क्या प्राइवेट जॉब में ही अपना लाइफ सेटल करना है। मतलब अब अपने सीनियर से बात किया, उनके एक्सपीरियंस विद प्राइवेट जॉब, उनसे डिस्कस किया, बात किया। फिर बहुत सारी जगह कोड़ा पे पढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ जो प्राइवेट जॉब ठीक है, लेकिन प्राइवेट जॉब इज नॉट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो मैंने फिर बहुत सारे मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो इसरो, ईएससी, ये सब भी क्वालिफाइड थे, उन लोग से भी डिस्कस किया। फिर मुझे पता चला इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के बारे में, और उसके बाद में फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से मैंने इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के प्रिपरेशन के लिए लग गया। ओके। उसके बाद में निमेश, अब आगे की बात ये करते हैं कि चलो मतलब यहाँ से एक पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि यार आपने पहले ये देखा कि किस लाइन में मेरे को आगे बढ़ना है, टारगेट फिक्स किया कि यार मेरे लिए ये चीज बनी है, मैं इस टारगेट में आगे बढ़ता हूँ। अब अगली बात ये आती है निमेश की उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने फिर किसका गाइडेंस लिया, क्या कोई कोचिंग की या सेल्फ प्रिपरेशन ही की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से? मैंने एक्चुअली मैंने जब कॉलेज से निकला तो मैंने मेडीजे ज्वाइन किया। 6 मंथ वहाँ पे कोचिंग की। ओके 6 मंथ कोचिंग करने के बाद उसके बाद मैंने फुल सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया, पूरा सेल्फ स्टडी किया, टेस्ट सीरीज और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो किए। जो जो मेरे वीक टॉपिक थे उसमें स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया और कोचिंग के मटेरियल फॉलो किए। तो यहाँ से हम देखो दोस्तों एक ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि आपने टारगेट फिक्स कर लिया, उसके बाद में आप
एक गाइड को ढूंढिए, गाइड की तरफ बढ़ सकते हैं आप। और वो गाइड किसी के लिए कोचिंग भी हो सकती है या किसी के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी हो सकती है। और आज का जो ये पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक में बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। आप ऑनलाइन कोचिंग्स भी चूज कर सकते हैं या ऑफलाइन भी चूज कर सकते हैं, वरना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, वो वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसके बाद में निमेश अगला क्वेश्चन ये उठता है कि कोचिंग तो आप जाते थे, उसके बाद कोचिंग के बाद आपका कुछ रूटीन आप बता पाए कि क्या प्लानिंग करते थे, कैसे आप फॉलो करते थे डेली? एक्चुअली जब मैं कोचिंग कर रहा था तो लगभग 10 से 11 घंटे डेली क्लास होते थे। डेली क्लास होने के बाद उतना अलग से कुछ पढ़ने का समय नहीं मिलता था। उसके बाद मैं बस सिर्फ जो मैं क्लास से करके आता था उससे सबसे पहले नोट्स को रिवाइज करता था अच्छे से, और कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेता था जो मुझे ज़रूरत लगता है, जो मैं बार बार रिवाइज कर सकूं, तो शॉर्ट नोट्स बना लेता था। उसके बाद मैं साथ साथ ही प्रीवियस ईयर गेट और प्रीवियस ईयर ईएससी उस दिन के जो जो चीज़ पढ़ाए हुए थे उस दिन ही निपटा लेता था, और मुझे वर्कबुक रहते थे उसके क्वेश्चन निपटा देता था। तो वो साथ साथ मेरे कंटिन्यूएशन में चलते रहते थे, तो मुझे एक बार में लोड नहीं पड़ता था, तो मैं ओके। ऐसे करता था। ओके, तो यहाँ से दोस्तों एक पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि यार प्रॉपर जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, गाइड डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आपको एक प्रॉपर प्लानिंग फॉलो करना पड़ेगी कि कितने टाइम में आपको सिलेबस कवर करना है पूरा। नहीं तो क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि जो बच्चे मतलब प्लानिंग नहीं फॉलो करते, तो क्या होता है ना, शुरू में जब कोई सब्जेक्ट आपने चालू किया तो लगे पड़े उस सब्जेक्ट को ही 4-4 5-5 बुक से लगाने में। 4 बुक पढ़ रहे हैं, कोई ये टीचर के नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई ये पढ़ रहे हैं। तो वो नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट होना पड़ेगा। तो सभी के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो निमेश अगला क्वेश्चन एक ये उठता है, अभी मतलब जो पेंडेमिक के कारण क्या है, पूरा एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, तो ऑनलाइन होने के कारण में एक चीज मैंने ये नोटिस की कि जो बच्चे हैं वो पीडीएफ्स वगैरह से ही पढ़ते हैं और सेल्फ नोट बनाना प्रिफर नहीं करते, या लिखना उनका कम हो चुका है। तो उस पे अगर आप कोई सजेशन दे पाए। नो नो, बिल्कुल एज पर मी, मैंने तो हर एक सब्जेक्ट के सेल्फ नोट्स बनाए हैं और साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। तो सेल्फ नोट्स बनाने से तो एक तो खुद खुद से लिखने से बहुत सारा चीज़ खुद ही क्लियर हो जाता है, लिखने से हर एक चीज़ क्लियर होता है। और उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए जो जो मुझे लगा जो इसमें से ज़रूरत पड़ेगा, जो मैं बार बार रिविजन करने के लिए जो जो मुझे लगा जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो मुझे बार बार रिवाइज करना है, वो मैं अलग कर लिया। और उससे जब टेस्ट सीरीज से पहले रिवीजन के लिए मैं वो यूज़ करता था। ओके। तो शॉर्ट नोट्स तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू शॉर्ट नोट्स और मेन नोट्स जो होता है वो दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है पूरा कंसेप्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में निमेश नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे को लगता है मतलब मैं इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कोई भी एस्पिरेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि आपको कब ये रियलाइज होता था कि यार ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। या मैं सिंपल वर्ड्स में अगर पूछूं आपसे कि अगर मान लो कोई एस्पिरेंट है जो जस्ट अब उसने भी एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपकी नज़र में उसको कैसे टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कैसे उसको क्वेश्चन कहाँ से करना चाहिए, अगर ये सब आप कुछ बता पाए। अगर कोई बंदा बिगिनर है, ठीक है, अगर वो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कंसेप्ट क्लियर करना है, उसे कंसेप्ट सारे अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद कुछ स्टडी मटेरियल होगा या वर्कबुक होगा उसे करने हैं, प्रीवियस ईयर करने हैं। ये सब करने के बाद हमें टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद ही हमें फाइनल एनालिसिस का पता चलता है जो हम किस पोजीशन पे हैं, हमारा लेवल पता चलता है। अगर हमें 70-80% मार्क्स प्लस आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छे रैंक आ रहे हैं, तो हमें इससे खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है जो हम एक अच्छे पोजीशन पे हैं। और हमें टेस्ट से बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है, जैसे हमें कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ सिली मिस्टेक हो रहे हैं, वो सब को नोट डाउन करके हम नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये लग रहा है। ओके ओके बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज पे हम फिर से अभी आएंगे आगे। निमिष अगली बात ये आती है कि देखिए, शॉर्ट नोट का इम्पोर्टेंस सबको पता है। लास्ट टाइम पे आप इतना बड़ा बंडल हो जाएगा बुक्स का, आपकी जो हाइट है उससे ज्यादा जो है वो बुक्स का बंडल हो जाएगा, जो आपके नोट्स हैं मेन नोट्स।
तो उससे तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट नोट तो बनाना है, ये हम सब जानते हैं, राइट। मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता हूँ कि आपके शॉर्ट नोट्स में क्या था, आपने शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर किए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो कुछ बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट जब बनाते हैं तो उनके लिए शॉर्ट का मतलब ये होता है कि वो रहते उनके मेन नोट्स ही हैं, बस वो उसको बहुत शॉर्ट शॉर्ट में छोटी छोटी राइटिंग में लिख लेते हैं और सारी चीजें लिख लेते हैं शॉर्ट नोट में। तो अगर आप उस पर कुछ बता पाए कि कैसे बनाना चाहिए शॉर्ट नोट, आपके शॉर्ट नोट में क्या था। तो मैं कहना चाहता हूँ जो शॉर्ट नोट्स हर एक इंसान के लिए अलग होंगे। मेरे लिए शॉर्ट नोट्स वो होता है जो जो चीज़ मुझे डिफिकल्टी लगते थे, मुझे एक बार में नहीं समझ में आया, या फिर कुछ डिफिकल्ट या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ या कुछ ऐसे फॉर्मूले जो मुझे नहीं याद हो रहे हैं, वो सब मैं शॉर्ट नोट्स में लिखता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल क्या होता है, समेशन ऑफ वर्क डन इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इन ए साइकिल। तो ओके। ये चीज तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हमें खुद मालूम है, ये चीज लिख के क्या फायदा। बिल्कुल लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा, जो लिखने का होगा, वो लिख लेंगे। हमें शॉर्ट नोट एज शॉर्ट एज पॉसिबल वो बनाना रहता है, जो मुझे लगभग 5 से 10 मैक्सिमम 15 मिनट में एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए, ऐसे बनाना है बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट नोट। बिल्कुल। और तो वो इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये चीज भी हम ऐड कर सकते हैं कि देखिए शुरू में मतलब आप शॉर्ट नोट में सारी चीजें लिख सकते हो, फॉर्मूलेज जो है एटलीस्ट फॉर्मूले लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख सकते हैं, या आपने प्रीवियस ईयर लगाए उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आए वो लिख सकते हैं। लेकिन फिर उन क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स को अल्ट्रा शॉर्ट करना मत भूलना, लास्ट में आप उन शॉर्ट नोट्स में से भी जो चीजें आपको बिल्कुल। याद हो रही है वो चीजें रिमूव करते जाओ, राइट। तो एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और जैसा कि निमेश ने बताया कि आपकी कोशिश यही होना चाहिए कि 15 से 20 मिनट में एक पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट नोट होना चाहिए। इसके बाद में निमेश एक बात ये आती है, रिवीजन जो है वो कब से स्टार्ट करना चाहिए, और आप जो रिवीजन करते थे रिवीजन का आपके लिए क्या मीनिंग था। मेरे हिसाब से तो रिवीजन, जैसे मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे गया फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बैक मुझे ये प्रैक्टिस करके रहना चाहिए जो मैं पीछे वाला चीज़ भूलते नहीं जाऊँ। तो मैं जब फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहा रहूँगा, तो बीच बीच में मैं थर्मोडायनेमिक्स के भी रिवीजन करूँगा। तो उसके लिए अगर शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो मैं थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन कर लूँगा। और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी लगाना इंपॉर्टेंट है, वरना प्रैक्टिस छूट जाएगा तो फिर वो बाद में दिक्कत होगा। तो मैं उसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, उसे टिक मार्क कर सकते हैं। या स्टडी मटेरियल वर्कबुक में कुछ क्वेश्चन होता है, उसे टिक मार्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कुछ टिक मार्क कर सकते हैं। और हम एक एक दो टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं इस बीच में। तो पुराने पुराने टेस्ट सीरीज भी फिर से लगते रहेंगे, और नए टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं अगर उस सब्जेक्ट के। कि हमें तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज एक टॉपिक पे रहते हैं, एक टॉपिक जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स, उसके तो 2 3 4 टेस्ट होंगे। तो वो मैं साथ साथ देते रहने पे पीछे का रिवीजन भी होते रहेगा, और नया सब्जेक्ट भी चलते रहेगा। फिर आगे का सब्जेक्ट आएगा तो पीछे के 2 सब्जेक्ट को करते रहेंगे, तो साथ साथ सब चलते रहेगा। तो हमेशा इन टच विद द सब्जेक्ट रहेंगे, तो बाद में हमें दिक्कत नहीं होगा। वरना बाद में 6 महीने के बाद अगर हम फिर से थर्मोडायनेमिक्स वापस देखने गए, तो वो फिर नए जैसा लगेगा और उसको करने में फिर बहुत एफर्ट लगेगा। तो वो करने के बजाय हम हर साथ साथ वो प्रिपेयर करते रहे। एक रूटीन चार्ट बना लेना है जो हमें कब रिवीजन करना है, कैसे करना है, वो करके फिर बिल्कुल करने पे थोड़ा इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि आप डेली के लिए 1 आवर या 1.5 आवर इतना निकाल लीजिए रिवीजन के लिए, जो पिछला सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आपको बिल्कुल करना है। बिल्कुल। और रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। रिवीजन का मतलब क्वेश्चन आप जितने लगाएंगे, कंसेप्ट जितने देखेंगे, वो ज्यादा मैटर करेगा, चलो। ठीक है। निमेश अगला एक पॉइंट ये आता है कि टेस्ट सीरीज, जैसे आप बता रहे हैं कि शुरू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा क्वेश्चन एक ये है कि उसका एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक चीज ये देखी कि कुछ बच्चों का ऐसा रहता है ना कि टेस्ट सीरीज तो वो देते हैं, राइट, बट वो एनालिसिस नहीं करते उसका। उस बारे में अगर आप कुछ बता पाए। मेरे हिसाब से तो टेस्ट सीरीज से ज़्यादा उसके एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन हमने किया है वो उसको उसके भी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और जो ना बने हैं उसके भी। क्योंकि तो कभी कभी हमें टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन जो हमने खुद से किया हुआ है
तो उसको भी देख के फायदा हो इसलिए हो सकता है जो कुछ नए कंसेप्ट कुछ नए तरीके सीख लें जो कि ज़्यादा शॉर्टकट हों, तो वो एग्जाम में बेनिफिट होगा। और जो जो गलत क्वेश्चन हुए हैं वो तो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। जो उसे पहले तो खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, और अगर नहीं बन रहा है तो उसे एक शॉर्ट नोट या कहीं पे उसके कंसेप्ट को नोट डाउन कर लें। और हम जब नेक्स्ट टेस्ट देने जाएंगे तो उस शॉर्ट नोट्स जहाँ पे हम लोग नोट डाउन किए हैं उसे फिर से रिवाइज करना है, एक बार देख के जाना है, सो दैट कि नेक्स्ट टेस्ट में उसके प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके निमेश, टेस्ट सीरीज से ही एक और क्वेश्चन है। एक ये मैंने दिक्कत देखी है, जब मतलब शुरू में टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते थे, मान लो कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ठीक है, तो ऐसा हो जाता था कि इतना ज्यादा डर लगता था कि डर के कारण बंद ही कर दिया टेस्ट देना। वो फिर सोच लिया अरे टेस्ट वेस्ट छोड़ो, हम सिर्फ रिवीजन करते हैं, नोट्स बना लेते हैं, बस अपना काम चल जाएगा। तो इस पे अगर आप कुछ सजेशन दे पाए। नहीं, ये मेरे हिसाब से ये करना बहुत गलत है। मैं भी जब स्टार्ट में प्रिपरेशन, जब कॉलेज के टाइम में प्रिपरेशन जब कर रहा था, तो मुझे भी क्वेश्चन नहीं बनते थे। मुझे भी 25, अगर 25 मार्क्स टेस्ट देते थे तो 5-7 मार्क्स आते थे, लेकिन मैंने पूरा टेस्ट देता था। पूरा टेस्ट देने के से ये फायदा होता है जो हमने हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट खुद से किया, हर एक क्वेश्चन के बारे में समझा, फिर हमें पता चलता है जो कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है। अगर टेस्ट ही नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। फिर हम टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, तब हमें जाके पूरा आइडिया होता है। तो टेस्ट देना तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास खास टेस्ट नहीं देना है जो हमें रैंक 1 लाना है टेस्ट में, हमें टेस्ट ये सोच के देना है जो हमें टेस्ट कंप्लीट करना है विद फुल ऑनेस्टी, विद इन टाइम लिमिट। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे करना बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में ये भी कर सकते हैं कि आप जब जस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट, तो शुरू में भले आप टाइमिंग को मत ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए, कि सो दैट राइट क्वेश्चन हो आपसे, भले ज्यादा टाइम लीजिए बट क्वेश्चन को राइट करने की कोशिश करो जितना भी करेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन हो पाए। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करके आप टाइम को हाँ भी मैटर करो कि टाइम कितना ले रहे हो आप, और विद इन टाइम लिमिट उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। इसके बाद में निमेश एक बात ये आती है कि आपकी जो गेट में रैंक है, गेट 2020 में 167 रैंक आई है। तो मुझे वो मिस्टेक याद है आपकी, कि जो कुछ एक इंटीजर की मिस्टेक हुई थी, अगर आप वो मिस्टेक बता पाए कि क्यों आप 167 पे रह गए, वरना मुझे पक्का पता है कि आपकी अंडर 100 ही रैंक आ जाती। सिर्फ वो एक मिस्टेक थी, तो अगर आप वो या मिस्टेक बता पाए। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ जो 2020 में जब आंसर की आई थी, तो हमने मेडिजी से मिलाया था, तो मेडिजी से तो मेरे 65 के अराउंड रैंक आ रहे थे, क्योंकि एक क्वेश्चन था जिसमें कहा था जो नियरेस्ट इंटीजर तक लिखना है, ठीक है। तो मेरे उसके वैल्यू आए थे 10.002, लेकिन और मैंने 10.002 लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर लिखना था, तो द राइट आंसर शुड बी 10, एंड फॉर दैट मुझे 167 रैंक आए, और मुझे अंडर 100 नहीं आ पाया। ये मेरा बिगेस्ट बिगेस्ट रिग्रेट रहेगा जो मुझे अंडर 100 नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो क्वेश्चन पढ़ते वक्त फुल फोकस होके पढ़ना है, हर एक गिवन डाटा लिखना, हमें आंसर किस में लाना है। पहले बहुत सारे लोगों को गलती ये भी होती थी, जो कभी क्वेश्चन में मिनट में पूछा जाता है वो सेकंड में निकाल के आते हैं, कभी जूल में पूछा जाता है किलो जूल में निकाल के आते हैं, कभी डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है केल्विन में निकाल के आते हैं। तो हमें क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद लिखना है जो हमें क्या जी निकालना है, किस यूनिट में निकालना है, वो सारे लिख लेना, क्या सॉल्व करना है, तो हमारे एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। निमेश, अगला क्वेश्चन एक ये आता है कि आपने गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम दोनों को क्रैक किया है, इसका आपने सिलेबस कैसे मेंटेन किया? क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग सर्विस में बात करें तो उसमें जीएस पोर्शन इन्वॉल्व है, वो पूरा एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही सब्जेक्ट है। तो दोनों को कैसे आप मेंटेन कर पाए? एक्चुअली मैं जब कॉलेज से निकला था तो मेरा फुल फोकस था इंजीनियरिंग सर्विस, तो मैं शुरू से इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं द गेट इज द सबसेट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, तो मैंने शुरू से फुल फोकस इंजीनियरिंग सर्विस पे रखा, तो मेरा गेट का ऑटोमेटिक होते जा रहा था। और मैं अप टू 5 जनवरी 2020, जो कि ये सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम था, उस डेट तक मैं सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ते रहा, इंजीनियरिंग सर्विस का पढ़ते रहा। गेट के टेस्टेज बस टाइम टू टाइम देते रहता था, उतना फोकस होकर नहीं पढ़ता था। और
आफ्टर 5 जनवरी 2020 मैं फुल फोकस होके 25 डेज फुल फोकस होके गेट का पूरा फोकस होके किया, उसके टेस्ट सीरीज किए। तो मैं पहले इंजीनियरिंग सर्विस कर रहा था, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस के सारे टेक्निकल पार्ट तो गेट में ऑलरेडी हैं ही। तो इंजीनियरिंग सर्विस करने पे आपको दोनों फायदा मिलेगा, गेट और ईएससी दोनों के फायदा मिलेंगे। तो मैं मेरा ये टारगेट था इंजीनियरिंग सर्विस, तो मेरे को दोनों का मतलब फायदा मिल गया। ओके निमेश, जो जीएस का पोर्शन है उसको आपने कैसे मेंटेन किया गेट के साथ साथ? उसको कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? एक्चुअली जैसे कि हमें पता है, जो हमारा प्रीलिम्स में ओनली 200 मार्क्स का जीएस का सिलेबस, और थ्रू आउट फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू सारा चीज़ हमारा टेक्निकल चलेगा, ठीक है। तो हमें 200 मार्क्स के जीएस होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 100 मार्क्स भी आ गए तो बहुत अच्छे, मतलब टॉपर्स के आते हैं बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। तो हमें फोकस तो देना है जीएस पे, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं देना है कि जहाँ टेक्निकल में हम कम एफर्ट में ज़्यादा चीज़ कर पाएँ, और जीएस में ज़्यादा एफर्ट में भी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और हम लोग किए जा रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मेरा ये कहना है, जो हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, और लास्ट के 1 मंथ में जो लास्ट का जो टाइम बचा रहता है, लास्ट का जो टाइम बचा उसमें हर दिन का हमारा टारगेट है 3 से 4 घंटा जीएस पढ़ना है। 3 से 4 घंटा मिनिमम, 3 आवर या 4 आवर आपके अकॉर्डिंग जो सुटेबल हो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो पढ़ेंगे और वो याद भी रहेगा, और रिवीजन का भी उतना लोड नहीं रहेगा, वो याद रहेगा तो वो जाके वहाँ कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और निमेश, एक रिलेटेड टू जो पीवाईक्यू का जैसा आपने सजेशन दिया, टेस्ट सीरीज का जो सजेशन दिया, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि अभी ना कुछ एजुकेटर्स हैं और कुछ टॉपर्स भी हैं, तो वो लोग बस मतलब उनका यही बोलना होता है कि यार आप सिर्फ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लगाओ और कुछ करना ही नहीं है। और कुछ एजुकेटर्स या कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जो मतलब बोलेंगे कि सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ, बाकी कुछ करना ही नहीं। तो इस पे आप कुछ अगर बोलना चाहें कि क्या बेस्ट हाँ, चीज हो सकती है? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जब जैसे ही हमारा सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक ट्रुथ क्लियर हो जाए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन एग्जाम जैसे गेट हुआ या प्रीलिम्स हुआ वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स निकलेंगे तब जाना है सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो हमें पहले फोकस करना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हमें पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। उसके लिए हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। जो हमने पढ़ा है, जो हमने कंसेप्ट में पढ़े हैं, उसको पढ़ के हमने अप्लाई किया तुरंत, और उससे हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, जो हाँ बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें कुछ आइडिया लगेगा। ये करने के बाद जब हमारा एक अच्छा लेवल हो जाए, तब हम सब्जेक्टिव आराम से कर सकते हैं। सब्जेक्टिव करने का उस टाइम उसके बाद लेवल है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आएगा। और हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही सब्जेक्टिव करने बैठेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्योंकि उसमें ब्रॉड चीज होता है, उतना विजुअलाइजेशन होना स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर पॉसिबल नहीं होता है। तो हम पहले पीवाई की शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के सॉल्व करने के, उसके बाद अगर थोड़ा लेवल अप हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, तो बिल्कुल हमें पीवाई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने हैं, स्टैंडर्ड बुक से लगाने हैं, या फिर हम ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल। सब कर सकते हैं हम। निमेश, उसके बाद में एक क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए आपने तो जैसे कोचिंग की, आप उतने केपेबल थे, बट बिल्कुल। जो इस वीडियो को देखेंगे और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास में जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, और अभी पेंडेमिक के कारण और ज्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी है, उनके पास में ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, किसी भी प्रकार की कोचिंग करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप उनको अगर कुछ सजेशन दे पाए। हाँ, तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा जी, अगर आपके पास कुछ गाइडेंस जैसे कुछ मटेरियल है। एक्चुअली हमें तो इनफाइनाइट सिलेबस है, इंजीनियरिंग सर्विस का गेट का बहुत सारा सिलेबस है, तो हमें पता नहीं रहता है ये कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, किसका कितना वेटेज है, हमें ये नहीं पता रहता है। तो अगर हमें कुछ गाइडेंस मिल जाए या कुछ कोचिंग के मटेरियल मिल जाए, तो अगर हम उसे फॉलो करके पढ़ना स्टार्ट करें, तो एक राइट पाथ मुझे हमें मिल जाएगा। उस पाथ को फॉलो करते करते हम साथ साथ उसके मटेरियल सॉल्व करें, उसके कंसेप्ट पढ़ें, और उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे तो उनके अच्छे से स्टैंडर्ड बुक से उनके एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनके उनके जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं।
तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। अगर हमें कोचिंग नहीं करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जो अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उन्हें फुल फोकस होकर इंजीनियरिंग सर्विस का अलग से करने का कोई जरूरत नहीं है। उन्हें साथ साथ कॉलेज के जो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके उन्हें ही अच्छे से पढ़ना है, उनके स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, उनके एनपीटीएल पढ़ना है। तो उनसे हमें बेसिक स्ट्रांग होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जब थर्ड ईयर के लास्ट और फोर्थ ईयर स्टार्टिंग में फुल फोकस होके कंपटीशन के अलॉन्ग हमें फोकस होना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, आप कॉलेज गोइंग है अगर, तो सबसे बेस्ट तो यही हो सकता है, जैसा कि हम बोल रहे हैं, जो सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आपका बेनिफिट होना ही है। बस प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। मैं भी जैसे ऑनलाइन चैनल है, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो जो आप देख पा रहे हैं, जो मटेरियल साइंस के लेक्चर अभी देखेंगे, फुल सीरीज अपलोड कर रखी है, जितने अब तक मैं कर पाया हूँ। मैं भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ और उनसे ही पढ़ाता हूँ। और जितनी भी कोचिंग चल रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जितने भी टीचर हो, वो सब पढ़ते कहाँ से? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, राइट? तो अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो कर पाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। और अगर वो नहीं कर पाते तो कोशिश ये कीजिए, कोचिंग अगर आपको मिल जाए, नोट्स मिल जाए अगर कहीं से, ऑनलाइन सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? आजकल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है? हम भी वही कोशिश में लगे हैं। इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? निमेश, अगला एक क्वेश्चन ये आता है, सक्सेस की लिस्ट तो आपकी बहुत बड़ी है, बट मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, तो मैं ये बात जानता हूँ कि सक्सेस को अचीव करने में कितने फेलियर्स आपने देखे हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप वो फेलियर्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता पाएं सबको, कि क्या क्या आपने फेलियर्स झेले यहाँ तक पहुँचने में, और कैसे उनको ओवरकम किया। बहुत टाइम, इतनी बड़ी लंबी जर्नी में आप मैक्सिमम कभी डीमोटिवेटेड भी हुए होंगे, तो कैसे उसको वापस आप मोटिवेशन मेंटेन रखा? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला है। जो लोग सक्सेस देखते हैं लेकिन लोग को फेल्योर का पता नहीं रहता है। जैसे हम लोग आइसबर्ग देखते हैं तो वाटर सरफेस, ओशियन के सरफेस के ऊपर आइसबर्ग बहुत ऊंचा दिखता है, लेकिन हकीकत में आइसबर्ग नीचे उससे तिगुना डेप्थ में रहता है। तो वही है जो मैंने जब 2018 से जब मैं कॉलेज से निकला, तो एक्चुअली मैंने तो प्लेसमेंट नहीं लिया था, मेरे पास नो जॉब थे, मैं अनएम्प्लॉयड था। उसके बाद मैंने सबसे पहला एग्जाम गेट दिया था, गेट 2018। उसमें 2570 मार्क्स रैंक आए थे, उसमें तो कोई पीएसयू कहीं से कॉल नहीं आई। फिर मैंने डीएमआरसी जी दिया, वो सिलेक्शन नहीं हुआ। बीएआरसी दिया 2018 में, वो सिलेक्शन नहीं हुआ। कोचिंग शिपयार्ड दिया, वो नहीं हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी दिया, वो नहीं हुआ। फिर गेट 2019 आया, उसमें 1358 रैंक आई, उसमें भी कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस 2019 मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, उसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो, लेकिन मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इंजीनियरिंग सर्विस भी कैंसिल। फिर बार का रिटर्न क्वालिफाई हुआ बट इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने बीएचईएल का एग्जाम दिया, बीएचईएल का रिटर्न क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू नहीं हो पाया। फिर एसजेवीएन दिया, एसजेवीएन के रिटर्न क्वालिफाई हुए और मेरे शायद सेकंड या थर्ड रैंक थे रिटर्न में, पर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने ऑयल इंडिया का एग्जाम दिया, ऑयल इंडिया में रिटर्न क्वालिफाई हुए, रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने गेट दिया, गेट 2020, उसमें 167 रैंक आए। इंजीनियरिंग सर्विस दिया, उसके उसमें सिलेक्शन हुआ, उसमें 14 रैंक आई। उसके बाद एक एक करके सारा सिलेक्शन होते गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने का एम भी ये था कि आप फेलियर्स की लिस्ट देख पाए। ये जो सक्सेस अभी अचीव किए, इससे डबल तिबल गुना ज्यादा जो है वो फेलियर्स की लिस्ट है, राइट? तो कोई भी बंदा अगर आप देख पा रहे हैं, कोई भी टॉपर देख पा रहे हैं, कुछ होते हैं जो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बट जो बिना फेलियर के भी निकाल पा रहे हैं, तो आप उनको देखना, उनने प्रॉपर प्लान फॉलो किया है। वो जो हम बात कर रहे हैं कि टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, कि एक टॉपिक, ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीशन में ही लगे। प्लानिंग जरूरी है, सिलेबस कंप्लीशन भी करना है, लेकिन जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक में अपना 100% दे, प्रॉपर उसको प्लान करें कि कैसे इस टॉपिक को कवर करना है, राइट? निमेश, एक बात अगली ये मैं आती एक है। चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं जो कुछ लोग अगर जून जुलाई से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन और उन्हें पता रहता है जो
जनवरी में उनके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होने वाले हैं और गेट के एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं। तो वो लोग इतने रस में रहते हैं और सोचते हैं जो 7 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके और रैंक निकाल लें। तो कुछ तो लोग निकाल लेते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैक्सिमम लोग रस में होने के कारण ना उस साल तो नहीं निकाल पाते हैं और नेक्स्ट साल भी निकल नहीं पाता क्योंकि उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहता। वो हड़बड़ में कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीशन, कंसेप्ट नहीं क्लियर करना, और वो उनका कंसेप्ट लाके हमेशा रह जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा जो हर एक कंसेप्ट को एक एक करके क्लियर करना है। थोड़ा समय लग रहा है, 1 साल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ा समय लग जाए लेकिन एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे जब उसके बाद सारे एग्जाम निकलेंगे। मेरे भी एक समय पहुंच गया था जब मुझे जो एग्जाम देता था मैं सारे निकलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। निमेश, अगला एक पॉइंट ये उठता है कि जो इतनी बड़ी जर्नी है उसमें डीमोटिवेशन तो आया ही होगा, बिकॉज आप भी इंसान ही है, राइट? तो इंसान को डीमोटिवेशन तो आता ही है। तो कैसे आप मोटिवेटेड रहते थे, उस बारे में अगर आप कुछ बता पाए। हाँ बिल्कुल, मुझे इतने सारे फेलियर हुए हैं। जिस दिन रिजल्ट आते थे, रिजेक्शन, नॉट इन लिस्ट, ये नाम नाम खुद का नहीं देखना, ये देख के बहुत दुख होता था। फिर लेकिन मेरे पापा मम्मी भाई दोस्त बहुत सारे सपोर्ट करते थे, बहुत पुश करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे जो लगे रहने के लिए। और मैं जैसे मुझे कुछ फेलियर होते थे, डिप्रेशन होता था, तो मैं एक दिन पूरा एंजॉय करने का कोशिश करता था। मैं सब चीज़ छोड़ के पूरा मस्ती करने का कोशिश करता था सो दैट कि उसको भूल जाऊँ और नेक्स्ट दिन से फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी के साथ आगे के लिए लग जाता था। क्योंकि मुझे खुद में कॉन्फिडेंस था जो मुझे आज नहीं हुआ लेकिन एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ और हार्ड वर्क कभी ध्यान में नहीं जाता है। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था खुद पे और मैं इसी तरह करते गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक ये पॉइंट यहाँ से सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं कि आप इस प्रिपरेशन में ये कर सकते हैं कि अपने जो अच्छे दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं टाइम टाइम पे। और जब थोड़ा बहुत एंजॉय करना हो तो कुछ थोड़ा बहुत अगर एंटरटेनमेंट करना हो कर सकते हैं, बट वो भी मेंटेन्ड वे में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में मेरा ये बिल्कुल टारगेट है, तो वो टारगेट भी हमको कंप्लीट करना है। वीक वाइज या बिल्कुल डे वाइज आप टारगेट ले सकते हैं, जो भी आपका टारगेट है। निमेश, एक क्वेश्चन अगला ये आता है, जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, फिर जर्नी में आगे बढ़े, तो अ, ऐसा कोई मतलब बैकअप प्लान आपका था क्या, या कभी ऐसा फील हुआ कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं तो कॉलेज में भी प्लेसमेंट नहीं लिया था। हमारे कॉलेज में लगभग लगभग सारे बंदे के प्लेसमेंट हो गए थे और 5 to 6 एवरेज पैकेज लगा था। तो मैं चाहता तो मैं भी ले लेता और प्राइवेट जॉब करके उधर ही चला जाता, उधर ही मतलब खुश हो जाता। मुझे इसरो, डीआरडीओ, बार्क इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं उस तरफ से फोकस हूँ, अभी भी हूँ। तो मैं शुरू से ही मतलब कर रहा था ओके। इसी तरफ। मतलब प्लान बी टाइप आपके लिए कुछ नहीं था, प्लान ए एक बार जो आपने प्लान बी डिसाइड कर टाइप का लिया। कुछ नहीं था मैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही देखिए करना दोस्तों, था। यहाँ पे मैं एक कुछ फेमस लोग हैं उनकी भी बात बता सकता हूँ। जैसे आप लोग सौरभ कुमार पांडे सर को जानते ही होंगे, जो भी इस प्रिपरेशन लाइन में है, वो बहुत बड़े एजुकेटर हैं, हम दोनों उनसे पढ़े हुए हैं और हम वो दोनों उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आपने उनको सुना हो तो बहुत वो हमेशा ये बोलते हैं कि एक बार जो आपने प्लान डिसाइड कर लिया ना कि यार इस रास्ते पे बढ़ना है, तो पीछे के जो सारे पुल है ना वो जला डालो। वापस बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि भैया वापस जाना है, वापस पीछे मुड़ के देखना है। अब इस जगह निकल चुके हो तो बस इसी जगह चलना है। तो एक ये पॉइंट हम सौरभ पांडे सर जो बोलते हैं उससे सीख सकते हैं ये बात। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूं तो ये बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी से फॉलो करें हर एक चीज, तो एक दिन सिलेक्शन होगा ही होगा। और अगर 2 साल हो गए हैं बिल्कुल तैयारी करते करते नहीं निकल पा रही एग्जाम, तो उसके बहुत फैक्टर हो सकते हैं। कंपटीशन भी बहुत है, वैकेंसीज बहुत कम है, और पॉपुलेशन के बारे में आप सबको कम पता है है कि बहुत इंडिया की कितनी ये पॉपुलेशन है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, राइट? तो आप ऐसा मत समझिए कि आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रॉपर अपनी मेहनत करते रहिए। और ये कर सकते हैं कुछ छोटा मोटा काम अगर पकड़ लिया कि 2 साल हो गए अगर तब भी नहीं निकल पा रही, तो कुछ छोटा मोटा काम पकड़ लिया और उसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे। तो एक ये पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था। बिल्कुल। इसके बाद निमेश एक बात ये आती है, अगर आप कोई जैसे मान लीजिए रिटर्न एग्जाम निकाल ली, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी?
सबसे पहले तो बेसिक ये है, जो हमें 5 से 6 सब्जेक्ट फेवरेट बनाना है, उसके इन डेप्थ स्टडी करना है, विद स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने, उसके इन डेप्थ स्टडी, उसके प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में आज क्वेश्चन, वो 5-6 सब्जेक्ट के फुल डेप्थ में पढ़ना है। और बाकी सब्जेक्ट का बस जो हमारा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, वो बस पढ़ना है। और 5-6 सब्जेक्ट का फुल डेप्थ एनालिसिस, फुल डेप्थ स्टडी, ये करने से सफिशिएंट है। और मैंने कोचिंग के मटेरियल्स वगैरह, उसके इंटरव्यू गाइडेंस बुक, ये सब फॉलो किया था। और मैं खुद का नोट्स बनाया था। बुक मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़े थे, उसके कुछ कुछ नोट्स बनाए थे, तो मैं वैसे किया था। ओके, मतलब उनकी थ्योरी जो है वो भी पढ़ी थी कुछ, जो 5-6 सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड बुक से। बिल्कुल 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 ओके। बिल्कुल 5-6 सब्जेक्ट के इन डेप्थ स्टडी फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स। ओके, बिल्कुल। निमेश, अगर कोई लास्ट एडवाइस आप देना चाहे जो फ्यूचर एस्पिरेंट है या जो प्रेजेंट में जो एस्पिरेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। एक एडवाइस तो उनके लिए जो कॉलेज के अगर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो उन लोगों के लिए आप अगर कुछ बताना चाहें, और एक एडवाइस जो ड्रॉपर्स लोग हैं उनके लिए अगर आप कुछ देना चाहें। हाँ बिल्कुल, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा, जो वो उनके जो सब्जेक्ट सिलेबस में है, सेमेस्टर में है, उनके अच्छे से स्टैंडर्ड, उनके पास इनफ टाइम रहता है, वो अच्छे से हर एक सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करें। फिर जहाँ डाउट हो रहा है NPTEL फॉलो कर सकते हैं, तो वो स्लोली स्लोली स्टैंडर्ड बुक और NPTEL फॉलो करके अपने कंसेप्ट, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। और वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ये सब के टाइम आके वो फुल कंपटीशन के जो प्रोसेस है, उसके स्टडी मटेरियल है, उनके टेस्ट सीरीज है, वो सब को करें। और फॉर ड्रॉपर्स मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सबसे पहला तो हार्ड वर्क करना ही है, साथ साथ डिसिप्लिन वे में हार्ड वर्क करना है। ऐसे रैंडमली नहीं, किसी दिन पढ़ रहे हैं किसी दिन नहीं पढ़ रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। और ये फाइनली ये कहना चाहता हूँ, जो सक्सेस मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रहने का जरूरत है, एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हार्ड वर्क करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये थे निमेश चंद्रा, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, फेलियर्स को झेलने की ताकत और पेशेंस के दम पे सक्सेस हासिल की। और निमेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेशन के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, तो थैंक यू। और देखिए दोस्तों, आपके लिए सरप्राइज ये था, जो एक तो हमने टेलीग्राम चैनल एक बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जो क्विज है कुछ, और जो आपके डाउट हो सकते हैं, उन डाउट्स को मैं और निमेश खुद हैंडल करेंगे, ठीक है। और दूसरा एक ये था, बिल्कुल बिल्कुल निमेश भी अपने टाइम के हिसाब से कभी कभी आपको गाइडेंस यहाँ पे देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, कुछ कुछ उनकी वीडियोस भी आती रहेगी फ्यूचर में। अभी जैसे उनकी बिल्कुल कुछ बिल्कुल इंटरव्यूज मैं अभी। शॉर्ट वीडियोस निकालूंगा, जरूर शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो जो लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, तो उसे मैं एकदम शॉर्ट तरीके से विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। बिल्कुल। और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर देना। और देखिए, एंड में मैं सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर है विल स्मिथ, आपने नाम सुना हो तो। उनका एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल ये था, उसमें ये लिखा था कि मैं हर दिन एक एक ईंट रखने में भरोसा करता हूँ, जिससे एक दिन सफलता की दीवार बन जाएगी, सफलता की मजबूत दीवार बन जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो सिलेबस है, जो जर्नी है, वो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बट उसको देखने की बजाय आप एक दिन का जो आपका टारगेट है, जो एक ईंट हमको रखना है, वो बहुत शिद्दत से रखना है। जो हमको एक दिन का जो टॉपिक है, जो कवर करना है, वो बहुत इज्जत से कवर करना है। आगे का नहीं सोचना है क्या होगा। एक बार प्लानिंग कर ली, जो प्लान बना लिया, उसके बाद में जो आज का टारगेट डिसाइड किया या वीक का जो टारगेट डिसाइड किया, वो बहुत इज्जत से कवर करो, तो एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और निमेश, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब और भी मैं भी कुछ और वीडियो की सीरीज़ ला रहा हूँ, उनको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। बाय बाय, टेक केयर।